Hello everyone and welcome to NS Online Education. My name is Navin Kumar. Today in chromatography we will cover height equivalent theoretical plate, retention time, retention factor, selectivity and resolution. So let's begin this video. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से वर्क करती है और वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपकी पीक ब्रॉडनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टुडे हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज थियोरिटिकल प्लेट्स। कंसिडर कीजिए ये हमारा एक एचपीएलसी कॉलम है और ये जो कॉलम है ये एन नंबर ऑफ थियोरिटिकल प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, आपको और इजीली एक्सप्लेन करने के लिए आप कंसिडर कीजिए कि जो यहाँ पर हमने मटेरियल पैकेजिंग के लिए यूज किया है, फॉर एग्जांपल हमने सिलिका पार्टिकल्स यूज किए हैं, तो कंसिडर कीजिए ये आपके सिलिका पार्टिकल्स हैं। ओके, तो आप समझने के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो आपका डायमीटर है इन पार्टिकल्स का, यही है आपकी एक सिंगल थियोरिटिकल प्लेट। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बट अभी हम ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे थियोरिटिकल प्लेट है और जो कि बनी हुई है किससे, एक सिंगल लेयर ऑफ पार्टिकल से। ठीक है, तो ये हमारे सिलिका जेल बीड्स हैं और इसकी जो सिंगल लेयर है उसको हमने थियोरिटिकल प्लेट बोला है। ऐसे ही इसी के नीचे एक और आपकी लेयर होगी सिलिका पार्टिकल्स की, तो उसे हम सेकेंड थियोरिटिकल प्लेट यहाँ पे अभी कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल प्लेट्स यहाँ पर होंगी। ठीक है, इस कॉलम के अंदर अलोंग द लेंथ ऑफ द दिस कॉलम। क्लियर। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो आपकी एल है कॉलम की, और ये जो हमारी थियोरिटिकल प्लेट है, ठीक है, जो कि हमने एज्यूम किया है यहाँ पर, जो कि सिंगल सिलिका पार्टिकल से बनी हुई है, इसकी एक विड्थ होगी। ठीक है, और उसी जो विड्थ है उसको हम बोलते हैं हाइट इक्विवेलेंट थियोरिटिकल प्लेट। ठीक है, HETP, यानी कि इसकी जो हाइट है। नाउ थियोरिटिकल प्लेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एक्चुअल पार्टीशनिंग है, ठीक है, पार्टीशनिंग हमने पढ़ा है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टू फेज में आपके डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सके। तो ये जो एक्चुअल पार्टीशनिंग है यहाँ पर बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, हम ऐसा जूम करते हैं कि ये पार्टीशनिंग आपकी इन्हीं थियोरिटिकल प्लेट्स में होती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर कीजिए कि जो हमने सैंपल यहाँ पे लोड किया है उसके अंदर 500 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड के। ठीक है, और इसका जो आपका पार्टीशनिंग कोफिशिएंट है यानी कि केपी जो है, उसको हम एज्यूम कर रहे हैं ये है आपका 1। का मीनिंग ये है कि आपका जितना कंसंट्रेशन आपका मोबाइल फेज में होगा उतना ही कंसंट्रेशन आपका स्टेशनरी फेज में भी होगा। ठीक है, क्योंकि KP1 आपको पता है अपर फेज डिवाइडेड बाय लोअर फेज, और अपर फेज जो होता है यहाँ पर अगर आप कंसिडर करें 2 मिलीग्राम पर ml है, तो सिमिलरली लोअर फेज में भी क्या होगा 2 मिलीग्राम पर ml। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं इसका रेशियो 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि दोनों ही फेजेस में जो कंसंट्रेशन है उस मॉलिक्यूल्स की वो सेम रहेगी। नाउ हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, कंसिडर कीजिए हमारा कॉलम है अगेन। ठीक है, और इस कॉलम में हम कुछ थियोरेटिकल प्लेट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो कंसिडर कीजिए ये हमारे थियोरेटिकल प्लेट्स हैं इस कॉलम के अंदर। ठीक है, तो मल्टीपल हमारी थियोरेटिकल प्लेट्स होंगी इसके अंदर, तो बाद में डिस्कस करेंगे कि कितनी होंगी। नाउ यहाँ पर हमने जैसे ही 500 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हमने लोड किया, तो ये जो हमारे ये जो प्लेट है वो किससे बनी हुई है, अभी हमने एज्यूम किया है कि ये आपकी सिलिका पार्टिकल से जो है बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम अपना सैंपल लोड करेंगे, क्योंकि इसका पार्टीशनिंग कोफिशिएंट 1 है, तो जो हमारा स्टेशनरी फेज है यानी कि जो पार्टिकल्स हैं और ये जो हमारा मोबाइल फेज यहाँ से फ्लो कर रहा है, उन दोनों में ये जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हमें पार्टीशनिंग कोफिशिएंट बताएगा। क्योंकि पार्टीशनिंग कोफिशिएंट 1 है यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो स्टेशनरी फेज में कितने पार्टिकल जाएंगे, 500 का हाफ हो जाएगा 250, और मोबाइल फेज में हमारे कितने जाएंगे, अगेन 250। क्लियर है यहाँ तक। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका पार्टीशनिंग कहाँ पर हुई है, ये आपका इस फर्स्ट थियोरेटिकल प्लेट पर हुई है, और यही कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकल प्लेट का। देन नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद अगेन ये जो हमारा कॉलम है इसके नीचे आपकी नेक्स्ट प्लेट भी है। तो जैसे मोबाइल फेज आगे मूव करेगा तो वो
सेकेंड थियोरेटिकल प्लेट के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे मल्टीपल्स प्लेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप कंसीडर कीजिए कि ये आपकी सिलिका पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और सिमिलरली आपकी सेकंड प्लेट है, तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे ड्रॉ किया ताकि हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, अदरवाइज ये आपके कॉम्पैक्ट होती हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि हमने देखा कि अभी स्टार्टिंग में ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कितना हुआ है 250 एंड 250, बट जैसे ही मोबाइल फेज ये आगे मूव करेगा, ये सेकंड जो आपकी थियोरेटिकल प्लेट है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो जो 250 पार्टिकल्स इसने कैरी किए हैं वो यहाँ पर अगेन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो मोबाइल फेज 250 आगे मूव करेगा, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी आपका स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है, तो ये जो 250 पार्टिकल्स हैं ये अगेन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 250 का हाफ अगर हम ले तो कितना आएगा, 2 2 2 4 एंड 2 10, तो दैट इज 125। तो यानी कि 125 पार्टिकल यहाँ रहेंगे और 125 पार्टिकल्स आपके स्टेशनरी फेज से बाइंड कर जाएंगे। क्लियर। नाउ ये जो हमारा मोबाइल फेज ये जो है ये तो आगे मूव करा, और इसके मूव होने से ये आपका स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आफ्टर दैट ये जो हमारा स्टेशनरी फेज अभी है 250 जहां पर अभी पार्टिकल्स बाइंड हैं, तो जैसे ही फ्रेश मोबाइल फेज इस स्टेशनरी फेज के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि अब इस फ्रेश मोबाइल फेज में कोई भी हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेशनरी फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ इक्विलिब्रियम सेटअप करने की कोशिश करेंगे, और अकॉर्डिंग टू पार्टीशन कोएफिशिएंट ये अपने हाफ जो पार्टिकल्स हैं वो मोबाइल फेज को दे देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट थियोरेटिकल प्लेट है अब उसमें 125 पार्टिकल्स स्टेशनरी फेज में रहेंगे और बाकी के 125 पार्टिकल्स मोबाइल फेज में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पार्टिकल्स का। तो ये हमने 2 थियोरेटिकल प्लेट्स का देखा है। अगेन यहाँ पर आपका नेक्स्ट थियोरेटिकल प्लेट यहाँ पे जो है थर्ड थियोरेटिकल प्लेट, उसको भी एक बार देख लेते हैं। 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हम इनके बीच में देखेंगे किस तरीके से पार्टीशनिंग होती है। अगेन ये जो मोबाइल फेज है जो कि 125 पार्टिकल्स कैरी कर रहा है, ये नेक्स्ट थियोरेटिकल प्लेट से कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे ये इससे कांटेक्ट में आएंगे तो अगेन यहाँ पे पार्टीशनिंग होगी। तो ये 125 का अगेन यहाँ पर जो हाफ है वो स्टेशनरी फेज से बाइंड करेगा, तो इसका हाफ जो है 2 6 12 2 2 4.5 हो जाएगा वैसे, बट हम यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 63, लेट्स से 63 जो है ये आपका स्टेशनरी फेज से बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 63 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 63। तो मोबाइल फेज में अब कितना रह गया 63 और स्टेशनरी फेज में 63 थर्ड थियोरेटिकल प्लेट के लिए। ठीक है, और ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड थियोरेटिकल प्लेट्स थी वहां पर आपका क्या है, अब देखिए जैसे मोबाइल फेज आगे मूव कर जाएगा और ये जो आपका 125 है ये वाला मोबाइल फेज भी आगे आएगा। ठीक है, अब इस स्टेशनरी फेज में 125 पार्टिकल है और इस मोबाइल फेज में कितने पार्टिकल है 125 है। तो ये आपका अब यहाँ पर कोई भी मतलब इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ही सेम पार्टिकल है, यानी कि यहाँ पे पार्टीशन कोएफिशिएंट अभी सेम है। तो ये मोबाइल फेज यही रहेगा और स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स भी 125 ही रहेंगे। बट जैसे ही ये 125 आगे मूव कर जाएगा तो फर्स्ट थियोरेटिकल प्लेट है वो फ्रेश मोबाइल फेज के कॉन्टेक्ट में आएगी और फिर से जो 125 है स्टेशनरी फेज का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 125 का हाफ हमने 63 कंसिडर किया, तो आप यहाँ पे ले लेते 62 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक जगह हमने 63 एज्यूम किया और एक जगह हमने 62। तो इस तरीके से ये जो आपका मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टीशन होते रहेंगे इन थियोरेटिकल प्लेट्स में। ये जो वैल्यू है पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट की डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि किसी कंपाउंड के लिए पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.5, तो क्योंकि आपका रेशो होता है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन इन स्टेशनरी फेज टू द कंसंट्रेशन इन मोबाइल फेज एट इक्विलिब्रियम, तो उस केस में ये आपका 5 to 10, तो दैट मींस 1/2। तो दैट मींस इसका 1 पार्ट आपका स्टेशनरी फेज में रहेगा तो 2 पार्ट इसका मोबाइल फेज में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 300 मॉलिक्यूल्स इंजेक्ट करते हैं तो इसमें से जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेज से बाइंड करेंगे फर्स्ट थियोरेटिकल प्लेट में, और 200 मॉलिक्यूल जो है वो आपके मोबाइल फेज में रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने ये जो पार्टीशनिंग शो की है फॉर दीज 500 मॉलिक्यूल्स व्हिच हैविंग पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ 1, इसी तरीके से आप भी इन पार्टिकल्स जिनका पार्टीशन कोएफिशिएंट 0.5 है उनके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो इन पार्टिकल से डिफरेंट होगा जिनका पार्टीशन कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है,
तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये पैटर्न डिफरेंट है, तो इसलिए ये जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो आपके सॉल्यूट है वो आपके सेपरेट हो जाते हैं इन HPLC। ओके, और आप ये भी देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो है 62, 125, 63, तो आप देखेंगे कि जो पीक है वो इसीलिए इस शेप में आपको मिलती है और सेंटर में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है और ये जो आपके बॉर्डर एरिया है यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शार्प पीक मिले, ठीक है, और इसके साथ आपको रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए, तो उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पर ये जो आपके नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं ये ज़्यादा होनी चाहिए और इसके साथ साथ ये जो हमारी हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट है ये आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि हाइट कम होगी तो ये जो आपकी थ्योरेटिकल प्लेट है ये क्लोज होंगी और ये जितना ज़्यादा क्लोज होंगी उतना अच्छा रेजोल्यूशन हमें इतना शार्प पीक हमें यहाँ पे मिलेगा और ये जो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इंक्रीज करने से हमें रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्लियर? तो ये थ्योरेटिकल प्लेट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और जरूरी नहीं है कि ये जो थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट है वो आपके पार्टिकल की हाइट के इक्वल हो। ये हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि हमारा कॉलम कितना एफिशिएंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी वैल्यू लो होगी हाइट इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट की, उतनी ही आपको नैरो यानी कि शार्पर पीक यहाँ पे आपको मिलेगी। नाउ ये जो हमने फैक्टर स्टडी किए थे पार्ट 1 में, 4 जोन स्प्रेडिंग, ये आपकी प्लेट हाइट को अफेक्ट करते हैं और इसके लिए जो एक्सप्रेशन है उसका नाम है वेंडीमीटर इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी हाइट इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट है, ये इक्वल है A/U। यू यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका लीनियर लिक्विड वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये जो आपका AU है ये आपका एसोसिएटेड है आपका लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन से। ठीक है, ये आपका A/U को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ये जो आपका B/U है ये आपका एसोसिएटेड है आपका इक्विलिब्रेशन टाइम, यानी कि जो हमने नॉन इक्विलिब्रियम इफेक्ट पढ़ा था। और इसके बाद ये जो हमारा C है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल पाथ्स को। ठीक है, तो ये आपका C। तो आपने देखा कि ये जो हमारी हाइट इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट है ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नाउ यहाँ पर आप इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि जब हमारी ये जो फ्लो रेट है, ठीक है, ये आपका लो होगा तो उस केस में यानी कि इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये जो आपकी हाइट इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट है इनकी जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम प्लेट हाइट को, तो इस पॉइंट पे ये सबसे ज्यादा है। बट जैसे जैसे हम फ्लो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि किस फ्लो रेट पे कि वो कौन सा इफेक्ट है जो डोमिनेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लो फ्लो रेट की। तो स्लो फ्लो रेट में आप ये लाइन देख सकते हैं, ये जो आपकी डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन किसकी है, ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन यानी कि एक्सियल डिफ्यूजन को। और मैंने आपको प्लग फ्लो रिएक्टर जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लग फ्लो में क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, यानी कि हाई रेनॉल्ड्स नंबर होता है, तो उस केस में एक्सियल डिफ्यूजन जो है आपका वो नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि तो आप जितनी स्पीड इंक्रीज करेंगे, फ्लो रेट आप जितना इंक्रीज करेंगे उतनी जो आपका एक्सियल डिफ्यूजन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यह सेम चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम फ्लो रेट इंक्रीज कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे ये जो हमारी आपकी जो वैल्यू है, ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन है ये आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए ये जो आपकी हाइट इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट है ये भी आपका कंटिन्यूअसली यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लो फ्लो रेट पे जो इफेक्ट डोमिनेट करता है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पर आकर के ये जो हाइट इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट है ये अपनी मिनिमम हाइट को अचीव कर ले रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा मिनिमम ये नहीं जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा इस पॉइंट से ज्यादा फ्लो रेट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगेन ये जो हाइट इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट है ये आपकी इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट तो मिनिमाइज हो गया है, आप देख सकते हैं ये आपका बॉटम में आ गया है, बट यहाँ पर जो है नेक्स्ट इफेक्ट जो है फिर वो डोमिनेट करने लगता है और वो इफेक्ट है आपका इक्विलिब्रेशन टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रेशन टाइम जो है अगर आपका फ्लो रेट ज्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स हैं उनको कम टाइम मिलेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। तो इसलिए जैसे जैसे हम यहाँ पर इस फ्लो रेट इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका ये जो इफेक्ट है नॉन इक्विलिब्रेशन का वो आपका यहाँ पर डोमिनेट करता चला जा रहा है और ये आपका लीनियरली इंक्रीज होता है, यानी कि आपका लीनियरली डिपेंड करता है किस पे, आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी पे। ठीक है, अब क्योंकि ये इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो इसलिए ये जो आपकी हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट है ये अब आपकी इंक्रीज, इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है।
ठीक है। तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें लो वैल्यू चाहिए हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट की, ताकि हमें शार्पर पीक मिल सके, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके पीक ब्रॉडनिंग के लिए। तो इसलिए अगर ये इनका इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो जो हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट है ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो हाई फ्लो रेट पे आपका जो इफेक्ट डोमिनेट करता है वो है, कौन सा इफेक्ट है, वो है आपका नॉन इक्विलिब्रियम इफेक्ट। क्लियर। और उसके बाद ये आपका जो मल्टीपल पाथ है, ठीक है, ये भी हमने देखा था कि मल्टीपल पाथ होते हैं आपके कॉलम के अंदर फ्लूइड के फ्लो करने के लिए। तो ये जो इफेक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है थ्रू आउट, चाहे आप कितना ही जो है फ्लो रेट इंक्रीज कर लें, क्योंकि पाथ तो वही रहेंगे मोबाइल फेस के पास होने के लिए, वो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा फ्लो रेट से। क्लियर है। तो ये इसलिए ये जो है आप देख सकते हैं सी के साथ यहाँ पर वेलोसिटी हमने ना ही मल्टीप्लाई की है ना ही डिवाइड की है, क्योंकि इस पे इसका इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से आपने देखा है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ये जो आपका वेलोसिटी है। तो आप जितनी ज्यादा वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं फ्लूइड की, उतना ही ये जो इफेक्ट है वो आपका मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से हमने देखा कि जो हमारा इक्विलिब्रेशन टाइम वाला इफेक्ट है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे u से मल्टीप्लाई है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इंक्रीज करते हैं वेलोसिटी को, तो उस केस में ये जो इसका जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि जो हमें मिनिमम हाइट चाहिए थ्योरेटिकल प्लेट की, उसके लिए ये जो फ्लो रेट है वो क्या होगा। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज u इक्वल्स टू अंडर रूट a डिवाइडेड बाई b। ठीक है। तो a क्या है, ये आपका इफेक्ट है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन का, और b जो है ये हमारा इक्विलिब्रेशन टाइम का जो इफेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर फ्लूइड वेलोसिटी हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। और जिससे हम जो है आपकी मिनिमम हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, जो भी हमारा फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी रिस्पेक्ट में आप इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम फ्लो रेट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। और तो अगर एच का डिफरेंशिएशन होगा तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर अगेन आपका डी बाई डी यू ब्रैकेट में ए डिवाइड बाई यू प्लस बी यू प्लस सी। क्लियर है। नाउ फॉर्मूला आपको पता है x की पावर n और d बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिफरेंशिएशन करेंगे आपका इसका। ठीक है। तो जब प्लस होता है तो आप इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहाँ पर u जो है ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं a u की पावर माइनस वन, और उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो a ब्रैकेट में माइनस वन और u की पावर माइनस वन यानी कि माइनस टू हो जाएगी। ठीक है। प्लस फिर हम इसका करेंगे तो b और ब्रैकेट में u की पावर यहाँ पे वन है, तो वन u वन माइनस वन जीरो हो जाएगा यहाँ पर। और c के साथ तो आपका u है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं कैसे, आप u की पावर यहाँ पे जीरो कंसिडर कीजिए। तो u की पावर जीरो है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो इंटू यू और जीरो माइनस वन। तो आप देख सकते हैं जीरो की किसी से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे c के साथ जो u है उसकी पावर जीरो है। ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां पे आप उसकी पावर जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ना इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस ये आपका आएगा b, और यहाँ पर आपका u की पावर यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो गई है। तो अगर किसी चीज की पावर जीरो होती है तो वो कितना होता है, वो वन के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वन आ जाएगा तो b रह जाएगा। ठीक है। प्लस जीरो। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। और ये जो है अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करनी है हाइट, तो हमें इसे जीरो कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम इसे जीरो कंसिडर कर लेंगे और यहाँ से u का फॉर्मूला आ जाएगा u इक्वल्स टू अंडर रूट a डिवाइडेड बाई b। ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट जो है आपको रिड्यूस करनी है, तो उसके लिए आप जो है ऐसे ही पैकेजिंग यूज कीजिए जिसका जो मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है।
देन नेक्स्ट है कि ये जो हमारा हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट है, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इल्यूजन वॉल्यूम एंड विड्थ ऑफ द सॉल्यूट पी। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा क्रोमेटोग्राम यहाँ पे आपका बन रहा है, इसमें आप देख सकते हैं दो पीक है हमारी। तो इन दो पीक्स का जो विड्थ है, बेस विड्थ, तो उसको एक की डब्ल्यू ए और दूसरे की डब्ल्यू बी है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी एक हाफ हाइट होती है। ठीक है, यानी कि ये देख सकते हैं डब्ल्यू हाफ, ये आपकी पीक की विड्थ है एट हाफ हाइट। यानी कि आप देखिए ये इसकी हाइट है एच पी, इसकी हाफ हाइट है 1/2 एच पी, और ये जो हाफ हाइट है इस पे इस पीक की जो विड्थ है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि W/2 ये हाफ विड्थ के इक्वल नहीं होता है, इस चीज को याद रखेगा, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। मीन्स कि अगर आप इस बेस विड्थ को अगर डिवाइड कर दे 2 से तो आपको हाफ विड्थ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो विड्थ अलग है। यहाँ पे जो हम हाफ विड्थ की बात कर रहे हैं, ये वो विड्थ है जो कि आपकी हाफ हाइट जो है स्पीक की, वहां पर स्पीक की विड्थ है। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस है, या इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। इसलिए दोनों के ही डिफरेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास विड्थ आपको गिवन है कि पीक की विड्थ क्या है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको हाफ विड्थ की गिवन है, हाफ विड्थ क्या है, पीक विड्थ एट हाफ हाइट। ठीक है, तो अगर आपको ये गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोनों फॉर्मूले अलग हैं। ठीक है, तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। आप जो है इस विड्थ को हाफ करके यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, देन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इल्यूजन वॉल्यूम और ये जो आपका विड्थ है सॉल्यूट पी की, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट। कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इन दैट कॉलम। ठीक है, तो जो भी हमारा कॉलम है जिसकी लेंथ हमारी फॉर लेट से एल है, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी कितनी थ्योरेटिकल प्लेट प्रेजेंट है, तो उनका जो नंबर है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो एन है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूले। तो आप देख सकते हैं। नाउ एक और चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इल्यूजन वॉल्यूम है और यहाँ पे आपका रिटेंशन टाइम है। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारा क्रोमेटोग्राम है, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में इल्यूजन वॉल्यूम भी ले सकते हैं कि किस वॉल्यूम पे ये पीक बाहर आई है, और या फिर हम यहाँ पे टाइम भी ले सकते हैं कि इसका पीक का रिटेंशन टाइम कितना है। ठीक है, तो इसलिए जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एचपीएलसी में, वहां पर अगर कहीं पे इल्यूजन वॉल्यूम यूज हो रहा है तो वहां पर आप थ्योरेटिकल और सॉरी रिटेंशन टाइम को भी यूज कर सकते हैं, और अगर कहीं पे रिटेंशन टाइम लिखा हुआ है तो वहां पे जो इल्यूजन वॉल्यूम है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस पे क्या है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उस फॉर्मूले में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे इल्यूजन वॉल्यूम है और उसी की जगह पर यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है, रिटेंशन टाइम। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपको न्यूमेरिकल में क्या चीज है गिवन है। ठीक है, नाउ जैसे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कितनी है, टोटल लेंथ भी आपको पता है, तो आपको पता है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट कैसे आती है, ये आपकी होंगी जो टोटल लेंथ है क्रोमेटो कॉलम की और डिवाइडेड बाई कि एक प्लेट की हाइट कितनी है, तो इससे हमें टोटल नंबर मिल जाता है। बट हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ से हमने टोटल नंबर फाइंड आउट किया है प्लेट्स का, और अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो बस इस फॉर्मूले को थोड़ा हमें रीअरेंज करना है। ये लीजिए, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे हमारी हाइट भी आ जाएगी। तो ज्यादातर तो वैसे जो डिफिकल्ट फॉर्मूले होते हैं वो गेट एग्जाम में वो खुद से ही प्रोवाइड कर देते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको मिले। ठीक है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। ठीक है, और अगर फॉर्मूला गिवन भी है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट कि किस चीज का मीनिंग क्या है। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, गेट 2016 में पूछा गया था, सेक्शन बी। अ प्रोटीन इज टू बी प्यूरिफाइड यूजिंग आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट एंड द लीनियर लिक्विड वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज इज गिवन बाय। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको गिवन है फॉर्मूला, और इसमें जो u है वो लीनियर लिक्विड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ ABC आपको यहाँ पे गिवन है। द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट बेस्ड ऑन मिनिमम HTTP फॉर कॉलम ऑफ लेंथ 66 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना, तो हमें आपका बताना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कितनी है। क्लियर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो दैट मीन्स जो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हमें उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो u इक्वल्स टू जैसे मैंने आपको बताया था √a/b। बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इनकी यूनिट्स देख लीजिएगा। तो आप देखिए, अभी मैं आपको यूनिट से ही बताता हूँ सॉल्व करके। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम इसे किससे, बी से, बी की वैल्यू कहाँ है, 3 सेकेंड, ठीक है, तो 3 सेकेंड। तो देखिए अब हम इसे अगर कैंसिल करें तो कितना आएगा, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा सिंपली 10⁻⁸ और ये मीटर स्क्वायर है तो ये एज इट इज रहेगा, और ये सेकंड की पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1, और यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये आपका इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 10⁻⁴ रह जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर का भी अंडर रूट होगा तो मीटर रह जाएगा, और इसका यहाँ पे अंडर रूट होगा तो ये -1 रह जाएगा। और ये किसकी यूनिट है, ये वेलोसिटी की यूनिट है, दैट मीन्स हमने सही ए और बी की सही वैल्यू यूज की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूनिट को देख करके, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे आपके हाइट इक्वलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पहले से ही आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो इजी बनाने के लिए इसको, तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई ये जो हमने यू फाइंड आउट किया दैट इज 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, प्लस बी की वैल्यू है 3 सेकेंड, और यू की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया दैट इज 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड देन प्लस यहाँ पे सी की वैल्यू है आपका 6 × 10⁻⁵ मीटर। तो इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो सबकी यूनिट मीटर में आ जाएगी क्योंकि हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 3 × ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो -8 + 4 यानी कि यहाँ पे -4 रह जाएगा मीटर, तो यहाँ पर भी आपका 3 × 10⁻⁴ मीटर, और ये 5 है तो इसको 4 कर लेते हैं क्योंकि एडिशन तभी कर सकते हैं जब पावर सेम हो, तो ये आपका हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल हमें लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। अगर आप पावर इंक्रीज करेंगे तो बेस जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इनसे ऐड कर सकते हैं, तो 3 + 3 6, और ये 0.6 है तो कितना आ जाएगा 6.6 × 10⁻⁴ मीटर। आई होप इट इज क्लियर। और ये हमारी हाइट आ गई। अब हमें नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट फाइंड आउट करनी है, तो n = हमने देखा था कि टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे अगर हम एक प्लेट की हाइट को, तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स मिल जाएंगी। हाइट है 66 इंटू लेंथ है 66 × 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 6.6 × 10⁻⁴ मीटर। अब यहाँ पे अगेन जो है मीटर से मीटर हम कैंसिल कर देंगे, यूनिट तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये नंबर है, और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 और ये आपका 10, तो कितने आ गए यहाँ से 10⁻⁻2 10⁻⁻1, और ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5 - 2 3 आ गया, दैट इज यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 1000, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1000। आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट इज रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम बहुत सिंपल है कि इस पीक को इल्यूट होने में, मतलब कॉलम से बाहर आने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज रिटेंशन टाइम। तो ये जो हमारा क्रोमेटोग्राम है इसमें जो एक्स एक्सिस है या तो हम उसे रिटेंशन टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम यहाँ पर इसको जो इल्यूजन वॉल्यूम है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आपके टाइम के फॉर्मूले हैं वही आपके इल्यूजन वॉल्यूम के भी फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीक जो है सबसे पहला ही है तो इसका रिटेंशन टाइम इस पीक के कंपैरिजन में कम है, क्लियर। और इसी तरीके से इल्यूजन वॉल्यूम आप बोल सकते हैं कि वो वॉल्यूम जिसे हमें कॉलम से पास करना पड़ेगा, जिससे ये जो कंपाउंड है वो कॉलम से बाहर आ जाए, उसे हम इल्यूजन वॉल्यूम बोलते हैं, क्लियर। नाउ ये जो हमारा रिटेंशन टाइम है ये दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा डेड टाइम, ठीक है। डेड टाइम क्या है, इसको यहाँ पर आप समझिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे जेल क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, ठीक है। और जेल क्रोमेटोग्राफी कॉलम में हमें पता है कि यहाँ पर हमारी जेल बीड्स होती हैं और इन ये क्या है पोरस होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम अपना सैंपल इंजेक्ट करेंगे तो ऐसे पार्टिकल जिनका साइज स्मॉल है वो इस जेल के अंदर एंटर कर जाएंगे, बट ऐसे पार्टिकल जिनका साइज इनके ये जो हमारे जेल बीड्स हैं इनके पोर साइज से बड़ा है वो इनके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। और अगर वो इनके अंदर एंटर नहीं करेंगे तो वो अपना जो सारा टाइम है वो किसमें स्पेंड करेंगे, ड्यूरिंग दिस पैसेज इन मोबाइल फेज, ठीक है। तो ये मोबाइल फेज में ही रहेंगे
क्योंकि इन्हें ये इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं जेल बीट से, क्योंकि उसके अंदर एंटर ही नहीं किए। ठीक है, तो ये क्या है, आपके बिना इंटरेक्शन के ही, बिना स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम हमने स्पेंड किया है, इसका ऐसे पार्टिकल्स को बाहर निकालने में जो कि आपके स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं आपका वॉइड वॉल्यूम। ठीक है, आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं ये आपका वो फ्री स्पेस है आपके कॉलम के अंदर जिसमें पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ। ठीक है, तो वॉइड वॉल्यूम जो है, ठीक है, ये इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऐसा एनालाइट यूज करते हैं जो कि आपका स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट ना करे। द वैल्यू ऑफ Tm will be same for all analyte and can be measured by using an analyte that does not interact with the stationary phase but simply spend all the illusion time in mobile phase traveling through the void volume। तो void volume मैंने आपको बता दिया क्या है, जिस वो वॉल्यूम, वो स्पेस कॉलम के अंदर जिसमें आपके पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ। और ये जितने भी हमारे सोल्यूट सैंपल है, एनालाइट है, उन सब के लिए जो आपका वॉइड वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपका डेड टाइम है वो भी आपका जितने भी आपके एनालाइट्स हैं उनके लिए सेम रहेगा। क्लियर है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि वो टाइम है जो आपका मॉलिक्यूल स्पेंड करता है मोबाइल फेज में। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। द नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। एक्चुअली ये वो टाइम है जो कि हमारा एनालाइट स्पेंड करता है स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करने में। ठीक है, द सेकंड कंपोनेंट इज द टाइम द स्टेशनरी फेज रिटेन द एनालाइट रेफर्ड टू एज एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। ठीक है, तो यानी कि दो कंपोनेंट हो गए, एक वो कंपोनेंट जिसमें जो हमारा एनालाइट है वो मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और एक वो टाइम जिसमें वो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रिटेंशन टाइम। ठीक है, जो कि इक्वल होगा। देन हमारा क्वेश्चन है गेट 2014 से, इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर सॉल्यूट एडसॉर्बेंट बाइंडिंग इज Kd, द रिटेंशन टाइम ऑफ द सॉल्यूट इन क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। तो एक्चुअली थोड़ा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट और रिटेंशन टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे बोल रहा है द रिटेंशन टाइम ऑफ द सॉल्यूट इन अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग Kd। देखिए, Kd इंक्रीज होने का मतलब है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो आपका एनालाइट है वो स्टेशनरी फेज से बहुत ही कम टाइम के लिए बाइंड करेगा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका ज्यादा है, दैट मींस वो जल्दी उससे डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल कम टाइम के लिए इंटरेक्ट करेगा स्टेशनरी फेज से तो वो मोबाइल फेज में ज्यादा रहेगा, और अगर वो मोबाइल फेज में ज्यादा रहेगा तो उस केस में जो उसका रिटेंशन टाइम है कम होगा, क्योंकि वो सबसे पहले बाहर आएगा। क्लियर है, तो दैट मीन्स जो रिटेंशन टाइम है वो आपका डिक्रीज होगा अगर आपका ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा। और इसी का अपोजिट है आपका एसोसिएशन कांस्टेंट। एसोसिएशन कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब जो है जो हमारा एनालाइट है वो स्टेशनरी फेज से ज्यादा टाइम के लिए बाइंड रहेगा, और डिसोसिएट बहुत कम टाइम के लिए होगा। क्लियर है, तो दैट मीन्स वो कॉलम में ज्यादा टाइम के लिए रिटेन रहेगा, तो उसका रिटेंशन टाइम भी ज्यादा होगा। तो ये आप क्वेश्चन इस टाइप के थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर बहुत इजी है, ये आपका रेशो होता है कि कितना टाइम उसने स्टेशनरी फेज में स्पेंड किया और कितना टाइम एनालाइट ने मोबाइल फेज में स्पेंड किया है, और इन्हीं का जो रेशो है उसको हम रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके फॉर्मूले रिटेंशन टाइम को लेकर के बनते हैं उन्हें आप इल्यूजन वॉल्यूम से भी शो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ये आपका इल्यूजन वॉल्यूम, ये आपका माइनस वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉइड वॉल्यूम। तो ये वो वॉल्यूम है जो जिसमें आपका पार्टिकल स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्लियर। नाउ इफ द एनालाइट स्पेंड एन इक्वल टाइम इन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, अगर दोनों में ही सेम टाइम स्पेंड करेगा, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, ये दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों को हम Tm से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो उस केस में आपका रिटेंशन फैक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर ये ज्यादा टाइम स्पेंड करता है स्टेशनरी फेज में एज कम्पेयर टू मोबाइल फेज, तो यहाँ पे उन्होंने बोला 4 टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है स्टेशनरी फेज में एज कम्पेयर टू मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज के कंपैरिजन में तो TR डैश है, मोबाइल फेज के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है, तो उसको हम 4 TM लिख सकते हैं डिवाइड बाई TM, TM से TM कैंसिल, 4 आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो आपका रिटेंशन फैक्टर है दैट इज 4। नाउ ये जो हमारा रिटेंशन फैक्टर है इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के रिलेशन में भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका रिटेंशन फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू स्टेशनरी फेज में जो टाइम है और जो मोबाइल फेज का टाइम है, और दैट इज इक्वल्स टू कि आपका मास
एनालाइट का कितना स्टेशनरी फेज में है और कितना मास जो है एनालाइट का वो मोबाइल फेज में है, इसके इक्वल होता है। और ये इक्वल हो जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इनटू जो आपका वॉल्यूम स्टेशनरी फेज में है और ये जो आपका वॉल्यूम मोबाइल फेज में है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं मल्टीप्लाई वॉल्यूम के साथ, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है ये आपका रेशो होता है कंसंट्रेशन का, कि कितना कंसंट्रेशन अपर फेज में है डिवाइडेड बाय कितना कंसंट्रेशन आपका लोअर फेज में है। और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जनरली हम ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जो कि आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज पार्टीशन कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये आपका स्टेशनरी फेज का वॉल्यूम है और ये आपका मोबाइल फेज का वॉल्यूम है, और इनका जो रेशो है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फेज रेशो, और इसे हम बीटा से शो करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दस द रिटेंशन फैक्टर फॉर एन एनालाइट विल इंक्रीज विद डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू फेज एंड द वॉल्यूम ऑफ स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ये इंक्रीज होता है तो उस केस में रिटेंशन फैक्टर भी इंक्रीज होता है, यानी कि ज्यादा टाइम वो किसमें स्पेंड करेगा, स्टेशनरी फेज में स्पेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप देख सकते हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी आर के, ठीक है। स्टेशनरी फेज का टाइम यानी कि इंक्रीज हुआ है, तभी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, ओके। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप स्टेशनरी फेज का वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो उस केस में भी आपका रिटेंशन फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब उसे ज्यादा स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करना पड़ेगा एनालाइट को। देन ये आपका क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2017 इन अ थिन लेयर chromatography experiment using silica gel plate a compound show migration of 12.5 cm and the solvent front show migration of 18 cm RF वैल्यू में फाइंड आउट करें। RF वैल्यू अभी हमने देखी थी, ये आपका रेशो होता है कि कितना जो टाइम है उसने स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट किया और कितना आपका डेड टाइम है, ठीक है, उनका रेशो। नाउ इसको हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी शो कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, ये भी अभी हमने देखा था, ठीक है, जिसमें नीचे वॉइड वॉल्यूम आता है। बट ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है यहाँ पर ये हमारा कॉलम नहीं है, तो कॉलम में तो वॉल्यूम फ्लो करता है, बट ये जो पेपर स्ट्रिप है इसमें आपका ये लेंथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका लिक्विड मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम की जगह पे क्या लेंगे, लेंथ से इसको शो करेंगे। नाउ तो ये जो आपका टाइम है मोबाइल फेज का, ठीक है, या फिर वॉइड वॉल्यूम का, वो इसके लिए क्या होगा, ये होगा सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा कितना है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा कंपाउंड है वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, वो आपका ये स्टेशनरी फेज का से जो इंटरेक्शन टाइम हो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका RF वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वहां पर भी ये मान लीजिए हमारा वेल है जिसमें हमने अपना सैंपल लोड किया, और जो हमारा सैंपल है उसने इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। तो ये बैंड फॉर्म कर लिया है इसने। अब आप देखिए क्या है, बैंड जो है इनकी कोई एक विड्थ होती है। अब तो अब इनकी क्योंकि एक विड्थ है तो इसलिए आपका यहाँ पर एक बॉटम एज होगा और एक टॉप एज होगा। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया है, ये इस डाई का ये टॉप एज है और ये इसका बॉटम एज है। तो उस केस में हम क्या डिस्टेंस लेंगे, तो इस केस में हम इसका मीन जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कि यानी कि जो टॉप एज है और जो बॉटम एज है इसका मीन हम फाइंड आउट कर लेंगे a+b डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि ये जो बैंड है इसके जो सेंटर है उससे हम इसका जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आप RF वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 0.6944, ठीक है। और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 0.7 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर है 0.7। आई होप इट इज क्लियर। तो RF वैल्यू बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना, जितना डिस्टेंस कंपाउंड ने ट्रेवल किया है और जितना डिस्टेंस आपका सॉल्वेंट फ्रंट ने ट्रेवल किया है उनको डिवाइड कर दीजिए और आपका RF वैल्यू आ जाएगी। देन नेक्स्ट है आपका सेलेक्टिविटी और सेपरेशन फैक्टर। ये सिंपली आपका रेशो होता है कि रिटेंशन फैक्टर क्या है एनालाइट ए के लिए और रिटेंशन फैक्टर क्या है एनालाइट बी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सैंपल फीड किया तो ये ए और बी अभी तो एकदम साथ में है, और उसके बाद जैसे जैसे थियोरेटिकल प्लेट से इंटरेक्ट करेंगे इन दोनों का सेपरेशन हो जाएगा और ये ए और बी यहाँ पर सेपरेट हो गए, तो इसलिए इनका जो रिटेंशन फैक्टर है वो भी डिफरेंट होगा। तो इनका जो रेशो है इनके रिटेंशन फैक्टर का वही क्या है, हमारा सेपरेशन फैक्टर है, सिंपली K2 डिवाइडेड बाई K1।
और आप सेपरेशन फैक्टर को अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ बी। और अगर आप इसे रिटेंशन टाइम जो है स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करने का उससे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रिटेंशन टाइम फॉर ए और रिटेंशन टाइम फॉर बी। मोबाइल फेज के लिए इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं किया क्योंकि ये जो हमारा डेड टाइम है वो सभी एनालाइट्स के लिए सेम है। ठीक है, देन लास्ट है हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या बताता है, इट इज अ मेजर ऑफ जोन ओवरलैप इन क्रोमेटोग्राफी, यानी कि पीक्स के बीच में कितना ओवरलैप है ये उसको बताता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन रिटेंशन टाइम बिटवीन टू पीक्स टू द मीन ऑफ देयर बेस विड्थ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका रेशियो किसका है, रिटेंशन टाइम का जो आपका डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ए एनालाइट के लिए रिटेंशन टाइम है, ये बी एनालाइट के लिए रिटेंशन टाइम है, तो उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई जो मेन है बेस विड्थ का। तो बेस विड्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू है और इसकी डब्ल्यू बी है, इनका जो मेन है वो कैसा आएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो वही चीज यहाँ पे की गई है, तो इनको ऐड किया और डिवाइड कर दिया है 2 से। ठीक है, तो ये है आपका रेजोल्यूशन का सिंपल फॉर्मूला। नाउ यहाँ पर अगर आपका रेजोल्यूशन 1 है तो ये आपको वैल्यू याद कर लेनी है अच्छे से। अगर आपका रेजोल्यूशन 1 है तो उस केस में आपका जो दो पीक्स हैं उनके बीच में कितना सेपरेशन है, 97.7%। ये कंप्लीटली सेपरेट हो चुकी है। बट कितना ओवरलैप है इनके बीच में, 2.3% जो है वो ओवरलैप ये यहाँ पर शो करेंगी। बट अगर आपका रेजोल्यूशन जो है वो आपका 1.5 है तो उस केस में ये जो ओवरलैप है ये कितना होगा, सिर्फ 0.2%। तो सेपरेशन कितना हो गया, 99.8%। क्लियर। रेजोल्यूशन का एक और फॉर्मूला भी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ये आपका जो एन है ये आपका हाइट इक्विवेलेंट सॉरी नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अल्फा जो है ये आपका सेपरेशन फैक्टर है जो अभी हमने देखा। ठीक है, ये क्या होता है, ये रेशियो होता है आपका रिटेंशन फैक्टर का दोनों एनालाइट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका K2 है ये आपका रिटेंशन फैक्टर है आपका सेकेंड एनालाइट का, और ये K एवरेज क्या है, ये दोनों का जो रिटेंशन फैक्टर है उनका एवरेज है। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। बट जनरली इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है तो गेट एग्जाम में खुद ही फॉर्मूला दे देते हैं, बट रिस्क मत लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एवरेज है ये क्या है, मेन रिटेंशन फैक्टर फॉर टू एनालाइट्स। और K2 हम किसको लेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, तो K2 आपका रिटेंशन फैक्टर है फॉर लॉन्गेस्ट रिटेन पीक, जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी उसका रिटेंशन फैक्टर है, यानी कि ये जो पीक बाद में आ रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका रेजोल्यूशन है ये आपका नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम कॉलम की लेंथ को इंक्रीज कर दे, 2 टाइम्स कर दे, पहले इसकी लेंथ मान लीजिए L थी, अब हम इसकी लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो अब इसकी लेंथ हो गई 2L। तो लेंथ को अगर आप 2 टाइम्स कर देते हैं तो आपके जो थियोरेटिकल प्लेट्स का नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, अब 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 2 कर देंगे तो आप देख सकते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n। और क्योंकि हमने लेंथ इंक्रीज कर दी है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट है वो क्या हो गई है, 2 टाइम्स हो गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो √2 टाइम्स जो है वो इम्प्रूव हो गया है। क्लियर। तो दैट मीन्स कि अगर आपको रेजोल्यूशन इंक्रीज करना है तो आपको ये जो थियोरेटिकल प्लेट्स हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं कॉलम। क्लियर। देन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम डीबीटी 2017, टू अचीव कंप्लीट सेपरेशन ऑफ 2 फार्मास्यूटिकल कंपाउंड द रिलेटिव सेपरेशन शुड बी। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कर रहा है ये, और आपने अभी ये फॉर्मूला देखा, हमने वहां पे हमने रिटेंशन टाइम देखा था। मैंने आपको बताया कि रिटेंशन की टाइम की जगह पर हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इल्यूजन वॉल्यूम है सेकंड के लिए और ये आपका इल्यूजन वॉल्यूम है फर्स्ट के लिए। तो हमें ये बताना है कि आपका जो रिलेटिव सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए इन 2 पीक्स के लिए। तो ये पीक्स हमें यहाँ पे शो की गई हैं। तो इसके केस में क्या ये लेस देन 1 होगा, या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 होगा, या लेस देन 0.5 होगा, या फिर 0.8 के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पीक जो है काफी सेपरेट हो चुकी हैं, और इतना जो सेपरेशन है वो तभी मिल सकता है जब ये आपका क्या हो, 1.5 से ग्रेटर हो। ठीक है, क्योंकि 1.5 से ज्यादा या फिर उसके इक्वल होता है तो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 0.2% ही ओवरलैप होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है पीक के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे जो रेजोल्यूशन
है वो आपका 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। और रेजोल्यूशन 1 के केस में हमने देखा था कि जब हमारा रेजोल्यूशन 1 होता है तो उस केस में जो ओवरलैप है वो कितना होता है 2.3%। ठीक है, तो ओवरलैपिंग तो हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये जो हमारा रेजोल्यूशन है वो रिटेंशन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रिटेंशन फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे, और ये आपका टेम्परेचर पे। तो इसलिए अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो आप रेजोल्यूशन इंप्रूव कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन जो है ये आपका सैंपल साइज पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए अगर आप ज़्यादा सैंपल इंजेक्ट करेंगे तो रेजोल्यूशन डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सैंपल के लिए ज़्यादा थियोरेटिकल प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो आपका सॉल्यूट है ये आपका स्प्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और अगर हम कम सॉल्यूट इंजेक्ट करेंगे तो आपका जो स्प्रेडिंग है वो आपकी कम होगी, तो इसलिए जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा होगा। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आपका ओवरलैप होता है तो उस केस में हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा ये सेंट्रल पीक पोर्शन है हम सिर्फ इसी को ही कलेक्ट करें। देन ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद से ट्राई करें। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें प्लॉट करने के लिए बोला है, ये हमें नहीं करना है। बी पोर्शन आप कर सकते हैं, इसमें मिनिमम एचटीपी फाइंड आउट करना है, और मिनिमम के लिए आपको पता है वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है इफ लार्जर कॉलम इज यूज्ड विद अ लिक्विड फ्लो रेट ऑफ दिस विल टू इंसुलिन चेन बी सेपरेटेड कंप्लीटली। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, यानी कि आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है, और उससे ही आप बता पाएंगे कि ये सेपरेट होंगी या फिर नहीं होंगी। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।